नमस्कार दोस्तों इन दिनों में हमारे पूरे देश में आपातकाल की स्मृति में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये सिलसिला 25 जून को आरंभ हुआ था। 1973 का वर्ष था, 25 जून की तारीख थी। और मित्रों, उस वक्त क्या क्या हुआ, अजीब एक दास्तान है जिसके पन्ने आज भी दोबारा नए सिरे से उनका पुनर्पाठ हो रहा है, उनको दोबारा से खोला जा रहा है, पलटे जा रहे हैं पन्ने। और सबसे बड़ी बात, जो अब युवा जो पाठक हैं, जो अखबार पढ़ते हैं या अखबार को बेशक वो इंटरनेट पे देखते हैं, उनके लिए भी ये खबर है कि उन दिनों में बहुत सारे अखबारों में अपने संपादकीय नहीं छापे। और ऐसा भी नहीं है कि किसी किस्म की, क्योंकि खबरों पर तो पाबंदी थी, लेकिन संपादकीय का जो पूरा का पूरा कॉलम होता था उसको खाली छोड़ दिया जाता था कि ये खाली रहेगा। और खाली पन्ना छोड़े जाने पर भी सरकार द्वारा उन दिनों में आपत्ति दर्ज की गई कि नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको खाली छोड़ने का आपने ये एक प्रकार से एक हथकंडा अपनाया है कि उस स्पेस को, उस संपादकीय वाली जगह को खाली छोड़कर आप अपना रोष, अपना विरोध आपातकाल के खिलाफ एक नए ढंग से आप पेश कर रहे हैं। मित्रों, ये वक्त भी आए और ये लंबा अरसे तक मामला चला, बहुत सारी बातें, और उसके बाद फैसला ये भी हुआ कि हम खाली छोड़ देंगे तो कब तक छोड़ेंगे, कोई ना कोई तौर तरीका तो इसका अपनाना पड़ेगा। तो उसके बीच में ये हुआ कि पूरा कॉलम जो है उसको बीच में एक उर्दू का या हिंदी का एक शेर, एक काव्य पंक्ति दे दी जाए, और जिसमें पूरा का पूरा विरोध का जो स्वर है वो प्रकट हो जाए, और इसके अलावा बाकी और कुछ देने की ज़रूरत ना हो। तो उन दिनों में मित्रों एक विज्ञापन भी 3 पंक्तियों का वो छपा था काले हाशियों के साथ। और उस वक्त उसका जो कंटेंट था उस मैटर का, उस विज्ञापन का, सिर्फ ये था कि वही रिग्रेट द डिमाइज ऑफ डी क्रेसी। डी को विद इन कोट कर दिया गया था। मैं उसकी जो नकल है वो भी आपको अभी थोड़ी देर तक पेश करता हूँ कि वी रिग्रेट द डिमाइस ऑफ डी क्रेसी और बिलवर्ड हस्बैंड ऑफ टी रूथ। टी रूथ का मतलब ट्रूथ, T-RUTH। तो एक रूथ को भी ना, ट्रूथ को भी, सत्य को भी एक नए रूप में पेश किया गया। और अंत में यही हुआ कि वही रिग्रेट द डिमाइस ऑफ डी क्रेसी, बिलवर्ड हस्बैंड ऑफ TRUTH, ट्रूथ। और इस तरह से एक ये आपको एक नमूना दिया है कि इस तरह से बहुत सारी बातें अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए हुई। जब जहाँ भी आपातकाल की तत्कालीन सरकार को जहाँ भी पूरा संतुष्टि पूरी नहीं हुई, तो उस वक्त एक ही तरीका देखा गया कि सारे जो दिल्ली का ज़फ़र मार्ग, जो उन दिनों में एक अखबारी दफ्तरों की एक श्रृंखला जिस पे होती थी, आज भी है, तो उसकी पूरे के पूरे उस संभाग की बिजली काट दी गई। और बिजली काटने का कोई कारण नहीं बताया गया। मौसम यही था गर्मियों का, और वो पत्रकार जो कभी आरामदेह ज़िंदगी में अपनी बौद्धिक परिचर्या को आरंभ किया करते थे, वो सारे के सारे सिर्फ निठल्ले बैठने पर मजबूर थे, क्योंकि जब बिजली नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ भी संभव नहीं है। तो मित्रों, ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनका जिक्र मैं सरसरी तौर पे तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मुख्य जो मकसद है वो आपसे वो घटनाएं बांटने का है जिनका ताल्लुक़ लोक संस्कृति, फिल्म, साहित्य और इन चीज़ों से था। बहुत सारे लोगों को कोप भाजन बढ़ना पड़ा, और उस वक्त आपातकाल के दिनों में मित्रों देश का जो फिल्मी जगत है वो भी 2 हिस्सों में बट गया था। और किशोर कुमार जैसे प्रचलित लोकप्रिय गायक और अभिनेता पर इसलिए पाबंदी लगाई गई क्योंकि उसने एक फरमाइशी गीत
गाने से इनकार कर दिया था। और मित्रों, दूसरी एक पराकाष्ठा देखिए, वैचारिक पतन की पराकाष्ठा इसे कहना चाहिए कि उस वक्त एक कांग्रेसी नेता ने बकायदा तत्कालीन युवा नायक संजय गांधी के बारे में एक लेख दिया, और लेख जब कुछ अखबारों में, कुछ उनके अपने ही अखबारों में प्रकाशित हुआ तो उसमें स्वामी विवेकानंद से संजय गांधी की तुलना की गई। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई जिससे ये लगता था कि हमारा करैक्टर, हमारा चरित्र, हमारी मानसिकता वो दिवालियेपन की दिवालियेपन के किस अंतिम छोर तक जा पहुंची, इस बात का अनुमान लगाना ही संभव नहीं था। बहुत सारे लोगों को इस आक्रोश को झेलना पड़ा। देवानंद परिवार एक तरफ था, वो लोग हालांकि वो रूमानी ज़िंदगी वाले लोग थे, लेकिन उनको भी आपातकाल में बख्शा नहीं गया, जबकि दिलीप साहब और बाकी जो थे वो एक तरफ थे, उनको बख्श दिया गया क्योंकि उन्होंने से इसका समर्थन किया था। मित्रों, कौन कहाँ खड़ा था ये उस वक्त संस्कृति, साहित्य, संगीत, इन सब की दुनिया में भी तय नहीं हो पा रहा था। तो मित्रों, ऐसी विकट स्थिति में हमने देखा है, और आप सब ने भी अखबारों में पढ़ा होगा, सब कुछ देखा होगा, बहुत सारी ढेरों चित्र हैं, ढेरों बातें हैं कहने को, लेकिन संकल्प वही होते हैं कि जब भी कभी एक लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का प्रयास होगा, उसे अंततः उसे आखिरकार झुकना पड़ेगा। ये एक संदेश जो था वो स्थायी रूप से समय की दीवार पर एक काली इबारत के रूप में दर्ज हो गया, और वो दीवार पर लिखी वो जो इबारत थी मित्रों, आज फिर एक बार दोहराई जाती है, दोहराई जा रही है, और उसका मकसद एक ही है कि ये बताया जाए कि इस देश में, हमारे मुल्क में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरा चुकी हैं, उनको जल्दी से उखाड़ना या उन्हें कमज़ोर कर पाना संभव नहीं है। शुक्रिया।